तो हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को राउल्स लॉ के आगे। देखो मैंने बोला भी था ना, राउल्स लॉ को कॉम्बिनेशन करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जैसा, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़िएगा, ये सब आपको डिक्टो ऐसे मिलते चले जाएंगे बुक्स में, ठीक है ना। तो हम लोग देखो राउल्स लॉ को अगर डाल्टन्स लॉ के जैसा लिखना है तो अपने को एक एग्जम्पशन करना पड़ेगा। लिखने में टाइम ज्यादा इसलिए मैंने पहले लिख दिया था। एज्यूम दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये लाइन याद रखे रहना। जो पार्शियल वेपर प्रेशर लिक्विड का है उसको हम लोग आइडियल गैस जैसा मान लेते हैं, ठीक है ना। अब तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिहेव्स एज आइडियल गैस, मतलब जो कंटेनर में आपने लिक्विड लिया था ए और बी, अब उसको हम लोग उसका जो वेपर प्रेशर है उसको आइडियल गैस जैसा मान लेते हैं। देन अकॉर्डिंग टू, बाकी आप जानते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। इसको टोटल प्रेशर को अगर मैं पीटी से लिख दूं तो अब देखो यानी पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए और प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी, ठीक ना। और थोड़ा इसको इक्वेट करता हूं मैं, तो पार्शियल प्रेशर ए कितना होता है, देखो पी नॉट ए एक्स ए के बराबर प्लस पार्शियल प्रेशर बी कितना आया था, बोलो पी नॉट बी और एक्स बी के बराबर। क्लियर हो गया ना। अब जरा याद करो आप, ठीक है ना, कोई सॉल्यूशन के चाहे जितने कंपोनेंट हो, सब सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 के बराबर, यानी XA प्लस XB इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब हम लोग क्या करते हैं, जरा XB को XA के टर्म्स में रिप्लेस कर देता हूं मैं। तो यहां देखो क्या हो गया, XB इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस XA। अब क्या करता हूं, इस वैल्यू को यहां लाके पुट करता हूं। तो अब देखना ध्यान से, जब इस वैल्यू को यहां लाके पुट करेंगे यानी P टोटल इज इक्वल टू, ये देखो क्या हो गया, P नॉट A एक्स ए और प्लस P नॉट B, है ना, P नॉट B, तो ऐसे ही रहेगा। और XB के प्लेस पे क्या आ जाएगा, बोलो 1 माइनस XA। थोड़ा सा और इक्वेट करता हूं मैं, ये देखो क्या हो जाएगा, P नॉट A एक्स ए और प्लस यहां देखो क्या हो गया, P नॉट B माइनस क्या हो गया, P नॉट B इंटू XA के बराबर, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, यहां से हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग P नॉट B कॉमन ले लें तो यहां से क्या बचेगा तुम्हारा, देखो 1 माइनस XA और यहां से क्या बच जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। मतलब सिंपल अगर मान लो, देखो जो कंपोनेंट वाले हैं, है ना, XA यहां कॉमन है, ये तो अलग ही है, तो थोड़ा इसको और इक्वेट किया जाए तो अब देखो क्या हो जाएगा, P नॉट A, है ना, और माइनस ही देखो क्या हो जाएगा, P नॉट B और इंटू देखो इन दोनों में क्या कॉमन था तुम्हारा, XA और प्लस क्या हो गया, देखो P नॉट B। तो ये टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन है। तो ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो आपसे पूछता है व्हाट इज द राउल्स लॉ, ठीक है ना, एंड एक्सप्लेन राउल्स लॉ एंड इट्स कॉम्बिनेशन विद डाल्टन्स लॉ। ये एनसीईआरटी बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहां तक लाके डेरिवेशन को छोड़ देना है। आई होप यहां तक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो मैंने जो टॉपिक लिखा था, इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो अपन भी जब आइडियल नॉन आइडियल पढ़ेंगे तो ग्राफ भी आपको अच्छे से सिखाऊंगा। बस तुम ग्राफ के लिए ऐसे देखो ध्यान से, है ना, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कैसा ग्राफ, तो डिस्कस हो ही है। तो देखो y, ये जो ग्राफ है देखो आप ध्यान से, हर जगह पावर 1 है, यानी ग्राफ जो भी आएगा वो लीनियर ही ग्राफ आएगा, और कैसा आएगा उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखो इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छा बनता है, और वो न्यूमेरिकल है कंपोजिशन ऑफ वेपर, ठीक है ना, जिसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, और आपको बहुत अच्छे से मैं सिखाता हूँ उसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, ठीक है ना। और इस टाइप का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल भी इसमें हम लोग करते हैं। तो हम लोग आज देखो ये हेडिंग बनाया मैंने, कंपोजिशन ऑफ वेपर, यानी जो आपने, ठीक है ना, देखो लिक्विड का कंपोजिशन तो तुमने निकाल लिया सॉल्यूशन में, लेकिन जो कंपोजिशन है तुम्हारा पेपर में वो तो हमने निकाला नहीं। हम लोग क्या कर रहे थे, लिक्विड सॉल्यूशन था अपने पास, तो लिक्विड में कितना कंपोनेंट था, ईच कंपोनेंट का हमने तो निकाल लिया वेपर प्रेशर, लेकिन अगर वो वेपर के फॉर्म में चला गया लिक्विड, तो उस वेपर में कितना कंपोजिशन था ए का और कितना कंपोजिशन था बी का, ये हमें अब सीखना है। तो कंपोजिशन ऑफ वेपर, कंपोजिशन ऑफ वेपर्स, ठीक है ना। तो जो वेपर के फॉर्म में आपका लिक्विड कन्वर्ट होकर गया, उस वेपर में कितना कंपोनेंट किसका है ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, इसके लिए फिर से वही क्या कर लिया जाए अपने को कि कुछ एजम्पशन कर लिया जाए। तो आपको अच्छे से पता है, देखो जो लिक्विड है ए और बी, जो लिक्विड में है उसके फ्रैक्शन जो भी है XA और जो है तुम्हारा X भी है, तो वेपर पे हम लोग क्या मान लेते हैं कि Y है और Y भी है। तो तुम्हें अच्छे से पता है कि जो द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर, है ना, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर आर
इन म्यूचुअल इक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्विलिब्रियम क्या होती है, म्यूचुअल इक्विलिब्रियम है, नॉट नेसेसरी टू सेम। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे जितना ए होगा वो पूरा पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा भी होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो वो मतलब मे भी सेम हो सकता है, लेकिन हम लोग इसलिए बोल सकते हैं कि जो है आपका जो पेपर और जो लिक्विड का कंपोजिशन होता है वो जो है म्यूचुअल इक्विलिब्रियम में रहता है, नॉट नेसेसरी टू बी सेम, ठीक है ना। और कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। तो मतलब हमेशा याद रखो, यहाँ से मैं डायग्राम को बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट्स आपको पीडीएफ में मिल ही रहा है, तो आप नोट्स में वैसे ही कॉपी कर लीजिएगा। चलिए ये देखो, मान लो क्या है आपके पास लिक्विड है, और लिक्विड में तुम्हें अच्छे से पता है लिक्विड जो है इसके अंदर जो ए का कंपोनेंट है उसको एक्स से माना मैंने, और जो बी का कंपोनेंट है उसको एक्स भी माना मैंने, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, इसका वेपर बनाऊं मैं। अब इसका वेपर बनाऊं तो वेपर के फॉर्म में मान लो यहाँ जो कंपोनेंट गया, ठीक है ना, यहाँ जो वेपर आया, इस वेपर में हम लोग इज्यूम कर लेते हैं कि ए का कंपोनेंट कितना है, ठीक है ना। ए कंपोनेंट जो वेपर के फॉर्म में वो है तुम्हारा वाई ए के बराबर, और जो बी का वेपर फॉर्म में कंपोजिशन है उसको मान लेता हूं मैं वाई बी के बराबर। ये देखो तुम्हारा जो है एक्स ए, ठीक है ना, इक्वल टू जो है वाई ए। ये सोचना नहीं, हो सकता है सेम हो सकता है ना हो, लेकिन एक बात पक्का है कि जो वेपर और लिक्विड के कंपोजिशन है यानी एक्स ए और जो तुम्हारा वाई ए है, और ऐसे सिमिलरली जो एक्स बी और वाई बी है, ठीक है ना। बात समझ में आई। ये लिक्विड हमेशा और वेपर में हमेशा जो कंपोजिशन होता है आर इन म्यूचुअल इक्विलिब्रियम। ये वर्ड लिख दे रहा हूं तो आपको याद रहेगा, आर इन म्यूचुअल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सेम हो जाए, मतलब नॉट नेसेसरी टू सेम, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं आर इन म्यूचुअल इक्विलिब्रियम, आर इन म्यूचुअल इक्विलिब्रियम बट नॉट नेसेसरी टू सेम, ठीक है ना। ये पूरा वर्ड मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। ये जो भी आपके हैं ये किसमें है, बोलो बोलो, आर इन कौन सी इक्विलिब्रियम है भाई, म्यूचुअल इक्विलिब्रियम है ना, म्यूचुअल इक्विलिब्रियम, म्यूचुअल इक्विलिब्रियम नॉट नेसेसरी टू सेम। जरूरी नहीं है भाई कि आपस में ये सेम हो जाए, नॉट नेसेसरी टू सेम, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यहां से इसकी कहानी। तो अब देखो कैसे कंपोजिशन आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखो वाई ए निकालना है और क्या निकालना है, वाई बी। बहुत ही अच्छे से देखो वाई ए का कंपोजिशन कैसे निकालेंगे। तो वाई ए क्या होता है, ए का कितना पार्शियल प्रेशर है और डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। ए का कितना प्रेशर है डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। अब बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, अगर मैं इस कंपोनेंट में ए का फ्रैक्शन लिखूं, ए का पार्शियल प्रेशर लिखूं, तो पी नॉट ए और किसके बराबर, एक्स बी के बराबर। अगर मैं इस कंपोनेंट में है ना जो है बी का पार्शियल प्रेशर लिखूंगा, तो बी का पार्शियल प्रेशर बोलो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी के बराबर। और यहाँ पे अगर मैं टोटल प्रेशर निकालूं, पूरे सोल्यूशन का प्रेशर कितना होगा, तो आपको अच्छे से पता है पी ए प्लस पी बी के बराबर। और फिर इसको देखो सॉल्व भी किया था आपने, तो रिलेशन क्या था, देखो पी नॉट बी और प्लस क्या था तुम्हारा एक्स ए और माइनस शायद था एक्स बी, ठीक है ना। और क्या था तुम्हारा बोलो पी नॉट, है ना, कि जो एक्सप्रेशन था उसी एक्सप्रेशन को अपने को लिखना है। तो पी यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसा आया था, याद करो पी नॉट बी, और यहाँ से क्या था पी नॉट ए और माइनस पी नॉट बी इंटू क्या था तुम्हारा एक्स ए के बराबर। लास्ट में देखो है ना, ये रिलेशन मैंने डिराइव किया था वहां पे। तो ये टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन हो गया। तो पी ए पी टी का रेशियो वाई ए हो गया। और सिमिलरली है ना, सिमिलरली अगर पूछे कि आप बताइए जरा बी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा वेपर में, तो वाई बी, और वाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्या हो गया, टोटल प्रेशर। सब कुछ अपने को पता है। अब हम लोग सारे फार्मूले में रखते हैं। तो वाई ए की वैल्यू देखो क्या हो गई, पी ए डिवाइड, अब पी ए क्या है देखो पी नॉट ए एक्स ए के बराबर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा पी टोटल। अब पी टोटल का फार्मूला भी तुम्हारे पास अच्छे से लिख दीजिए। पी टोटल क्या होता है बोलो, पी नॉट बी प्लस, ठीक है ना, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है ना। ऐसे ही आपसे वाई बी पूछेगा, तो वाई बी की वैल्यू क्या होगी बोलो, पी नॉट बी एक्स बी, और पूरे का डिवीजन क्या हो गया देखो पी नॉट बी विद इन ब्रैकेट में पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये दो फार्मूले मिल गए अपने को वेपर का कंपोजिशन बताने के लिए। और आई होप फार्मूले को भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आप ये रट लीजिए, बाकी तो आप कर ही लेंगे, है ना। वेपर का जो कंपोनेंट होता है वो रेशियो होता है ना। ये देखो पी ए डिवाइडेड बाय पी टोटल, ए का कंपोनेंट, और वेपर में बी का कंपोनेंट बोलूंगा तो पी बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा,
P टोटल, ठीक है ना। अब इस पे हमें एक न्यूमेरिकल करना है और उस न्यूमेरिकल को, ठीक है ना, हम लोग जो है इस क्वेश्चन को पहले एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने एक वर्ड बोला था, जैसे आप देखो अभी तो केवल एक लिक्विड था, इस पे भी आपसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, अभी मैं क्वेश्चन कराता भी हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा कंपोजिशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की कहानी देखो, अभी देखो जैसे ये वेपोराइज होके लिक्विड का जो आपका वेपर का कंपोनेंट है वाई और वाई भी बना है। अब क्वेश्चन में क्या बोले कि हमने क्या किया, इस वेपर को कंडेंस करके फिर से लिक्विड बना लिया, ठीक है ना। वेपर को कंडेंस किया और फिर से लिक्विड बना लिया, और फिर से लिक्विड बनने के बाद पूछे कि अगेन वेपोराइज कर दिया, तो बताइए वेपर में वेपर का कंपोजिशन अब क्या है। मतलब YA और YB नहीं पूछ रहा है आपसे, अब क्या पूछ रहा है, पहले इसको लिक्विड बनाया, अब आपको अच्छे से वेपर को कंडेंस करोगे तो लिक्विड हो जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस वेपोराइजेशन और ये वाला प्रोसेस क्या हो गया, कंडेंसेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यही प्रोसेस भी होता है। फिर बोलेगा इस लिक्विड को हम फिर से वेपोराइज कर दें, तब बताइए वेपर में कंपोजिशन कितना है। तो उस कंपोजिशन का नाम क्या देते हैं हम लोग, YA डैश, और क्या नाम दे देंगे, YB डैश। इसी चीज को हम लोग थोड़ा एक जो है हेडिंग बना के कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल आपको सिखाता हूं मैं। इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए अब देखो मैं सब कुछ यहाँ से इरेज करके आपको फिर से इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूँ, और एक बार में समझ में आ जाएगा आई होप, इसलिए ध्यान यही रखिएगा। देखिए क्या करना है अपने को, हमें पढ़ना है अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होता है, इसकी कहानी जरा ध्यान से देखो, ठीक है ना। और एक बात ये भी याद रखे रहना, ये मतलब कितने भी टाइप में वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। लेकिन बस 2-3 नहीं, बहुत टाइम लग जाता है, तो 2 बहुत है ना, 2-3 का बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हम लोग बताते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से कैसे न्यूमेरिकल बनेगा, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। बहुत सारे लोग के दिमाग में घूम रहा होगा, देखना, और मैं इसको फॉर्मूले से लिख दूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मान लो अपना एक सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, XA और XB कंपोनेंट है। ये देखो मैंने इसको वेपर के फॉर्म में बनाया, यहाँ पे देखो कंपोनेंट आ गए आपके, ठीक है ना। तो यहाँ जो A का कंपोनेंट है, आप सब पता है आपको, इसके अंदर जो A का कंपोनेंट है वो XA के बराबर है, जो B का कंपोनेंट है वो XB के बराबर है, जो A कंपोनेंट है उसका जो प्रेशर है वो कितना है बोलो, P0A और XA के बराबर, क्लियर। जो इस कंपोनेंट में PB का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर B का, वो कितना है बोलो, P0B और XB के बराबर। इस कंपोनेंट के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा PT, वो देखो क्या हो गया, PA प्लस PB के बराबर। ये भी अगर सॉल्व कर लो तो P0A है ना XA के बराबर, और प्लस क्या हो गया P0B इंटू XB के बराबर। और रीअरेंज करके लिखना चाहो तो देखो फार्मूला लिख लो, याद करो। P टोटल क्या था, P0B, और क्या था बोलो, P0A माइनस बोलो P0B, सॉल्व करके निकाला था, इंटू XA प्लस XB को 1 माइनस XA से रिप्लेस कर दो, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ का टोटल प्रेशर है। अब कहानी शुरू होती है वहां पे, इसको लिक्विड के फॉर्म से वेपर बनाओ, तो वेपर में कंपोजिशन में मैंने मान लिया YA और YB। ये देखो अभी यहाँ से ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, वेपोराइजेशन। अभी मैंने क्या बोला कि इसको कंडेंस करिए, और कंडेंस करने के बाद लिक्विड बनाइए। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, देखो कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन अगर हो तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कंडेंस किया मैंने, और कंडेंस करके देखो मैंने लिक्विड बना दिया, ठीक है ना। कंडेंस करके मैंने लिक्विड बना दिया। तो अब देखना यहाँ वाली कहानी ध्यान से सीखना भाई, ये लिक्विड बन गया। अब ये जो लिक्विड बना, तो इसमें जो A का कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, देखो YA के बराबर, और जो B का कंपोनेंट है वो किसके बराबर है बोलो, YB के बराबर। मतलब ये अब लिक्विड के फॉर्म में आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, ठीक ना, इस लिक्विड को फिर से वेपोराइज करते हैं, यही आपसे पूछ रखा है, ठीक ना। तो इस लिक्विड को फिर से वेपोराइज करूं मैं, और अब बताइए A और B का वेपर में कितना कंपोजिशन है। तो यहाँ वेपर के फॉर्म में आ गए तुम्हारे YA और YB। तो यहाँ जो A का कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलूंगा मैं, YA डैश। यहाँ पे जो B का कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलूंगा मैं, YB डैश, ठीक है ना। इस स्टेट पे जरा आइए, जब YA और YB को लिक्विड बना दिया आपने,
तो यहाँ पे अगर मैं ए का प्रेशर लिखूंगा, लाइन लिख दे रहा हूं मैं, ठीक ना, अगर मैं यहाँ पे ए का प्रेशर लिखूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी लिक्विड के फॉर्म में देखो YA आ गया। फिर वही कहानी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, कांस्टेंट लगाइए, और कांस्टेंट कितना बोलो P0A, क्योंकि देखो प्योर फॉर्म में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो ये क्या हो गया P0A इंटू क्या हो गया YA। और अगर मैं यहाँ से B का प्रेशर बोलूं तो PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो क्या YB। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट बोलो क्या P0B इंटू क्या मिल जाएगा तुम्हें YB के बराबर। तो यहाँ पे A का जो प्रेशर है और जो B का प्रेशर है वो इतना आ गया, तो यहाँ पे PA इतना था, तो यहाँ पे देखो PA इतना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को चाहो तो नाम देता हूं मैं, ये PA डैश है, ये PB डैश है। अब मैं यहाँ से बोलूं कि जरा टोटल प्रेशर बताइए, P टोटल यहाँ कितना हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, P टोटल यानी क्या हो गया, P ना पहले ऐसे लिख दिया जाए है ना, PA डैश और प्लस बोलो क्या हो गया PB डैश, ठीक है ना। और इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो तो ये क्या हो गया, देखो P0A YA और प्लस देखो क्या हो गया बोलो P0B और क्या हो गया तुम्हारा YB। यहां तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस टोटल प्रेशर को हम लोग एक नाम देते हैं और उसको नाम देते हैं PT डैश। क्या नाम देते हैं, PT डैश। फिर वही कहानी, अगर हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि वेपर में YA का कितना कंपोजिशन है YA डैश, तो कैसे रेशियो क्या था, यहाँ पे देखो PA डिवाइडेड बाई P टोटल A के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो PA डैश डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा PT डैश। सिमिलरली अगर मैं बोलूं तुमसे, है ना, सिमिलरली अगर मैं बोलूं तुमसे कि YB डैश की वैल्यू बताओ, तो YB डैश बोलो कितना हो गया PB डैश डिवाइडेड बाई PP डैश। फार्मूला फिर से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब सब फार्मूला यहाँ पता है, तो आप PT डैश का वहां वैल्यू रखिए और सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। PA डैश की वैल्यू रखिए, समझ में आ गया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को और पार्ट में कैसे तुमसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेगा। फिर क्या बोलेगा कि आप क्या करिए, इस वाले लिक्विड को लैंग्वेज पकड़ते रहिएगा कि कितनी बार वेपोराइजेशन और कितनी बार कंडेंसेशन का ये प्रॉब्लम है। फिर से बोले कि आप इस लिक्विड को फिर से जो है कंडेंस कर दीजिए। आप फिर से बोले कि जरा इस लिक्विड को फिर से आप कंडेंस कर दीजिए, यानी कंडेंसेशन कर दिया। अब कंडेंसेशन करके फिर से देखो ये लिक्विड के फॉर्म में आ गया। तो अब जब लिक्विड के फॉर्म में आ गया तो यहाँ पे जो लिक्विड का कंपोजिशन है वो देखो क्या हो जाएगा YA डैश, और जो लिक्विड B का कंपोजिशन है वो कितना हो गया YB डैश। फिर आपसे बोले कि आप जरा इसको फिर से वेपोराइज कर दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जरा इसको फिर से वेपोराइज कर देते हैं। यहां पूछे जरा बताइए वेपर में कितना A का कंपोजिशन है, तो ये क्या हो जाएगा YA डबल डैश A का, और B के लिए बोलूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा YB डबल डैश। अब यहाँ इस स्टेज पे, ठीक है ना, मान लो जो A का प्रेशर है उसको मैं अब क्या बोलूंगा, यहाँ पे P डैश हो चुका है तो ये क्या हो जाएगा PA डैश, और जो B का प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा P डबल डैश B। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से अगर मैं YA डबल डैश पूछूंगा तो ये क्या हो जाएगा PA डबल डैश डिवाइडेड बाई बोलो P टोटल क्या हो जाएगा डबल डैश। यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है उसको मैं मान लेता हूँ PT डबल डैश। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं YB डबल डैश पूछूंगा तो YB डबल डैश क्या हो जाएगा बोलो PB डबल डैश और डिवाइडेड बाई P टोटल डबल डैश। ठीक है ना। तो ये समझ में आया होगा। कितने भी टाइप के वेपोराइजेशन और कितने भी टाइप के कंडेंसेशन आप कराते जाइए, लैंग्वेज पकड़ते रहिएगा, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है ना। यहाँ अगर वेपर बताना है तो यहाँ का प्रेशर टोटल प्रेशर का रेशियो, यहाँ भी बताना है तो इसका प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर का रेशियो। कंडेंस किया फिर से वही कहानी, यहाँ कंपोजिशन बताना है तो यहाँ का A का कितना प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, B का कंपोजिशन बताना है तो यहाँ का प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, फिर से कंडेंस करे, फिर से वेपोराइज करे, फिर से कंडेंस करे, फिर से वेपोराइज करे। समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो ये है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है ना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी के सॉल्ड एग्जांपल में भी एग्जांपल जो है आपको है ये, और आप देखेंगे इसका न्यूमेरिकल में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसके अगले पार्ट में हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का न्यूमेरिकल करेंगे।